कल क्लास देंगे तो फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो करते रहेंगे कंसोलिडेशन के लिए छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करते रहेंगे। थोड़ा मैं होमवर्क दे दिया करूंगा, थोड़ा मैं करा दिया करूंगा, तो ये कम्प्लीटली फिर टॉपिक नॉक हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, लास्ट क्लास तक हमने एसओएफपी की सारे मामला देखे थे जो बेसिक से थे, उसके बाद पहली क्लास में बनाना सीखा था, अगली में फिर इम्पेयरमेंट देखी थी, और अब थोड़ा सा देखते हैं एसओसीआई को भी। ठीक है, फिर दोनों को इकट्ठा लेके चलेंगे। अच्छा, ये बेसिक सा मैं आपको इसको कराने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको इस क्लास में आप सीख चुके होंगे कि इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से हम क्लब करते जाते हैं एसओएफपी के अंदर चीजों को, इसमें भी रेवेन्यू को, कॉस्ट ऑफ सेल को, अदर इनकम को, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को, और इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को, अदर एक्सपेंसेस को, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस को क्लब कर जाते हैं और एक कंसोलिडेटेड हमारे पास एसओसीआई आती है। ठीक है, तो इसके अंदर वो डिफरेंशिएशन भी नहीं होती कि 80% है वो। हाँ, अगर डेट्स डिफरेंट होती हैं, एक्विजिशन मैंने बाद में की है, तो मिड ईयर एक्विजिशन, उसके ऊपर बाद में सवाल भी हम करेंगे। ठीक है, तो वहां पे फिर हम एसएल की जितनी भी चीजें होती हैं, जिस तरीके से उसका रेवेन्यू है, उसके साथ उनके मंथ्स लगाते जाते हैं जितना हमने अरसा हो गया उस पर एक्वायर किए हुए। ओके सर। अच्छा, तो एक सवाल ये देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमारे पास कह रहा है कि अमीर लिमिटेड एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ गरीब लिमिटेड 3 years अगो व्हेन इट्स गुडविल वाज 2 लाख। अच्छा, एनुअल इम्पेयरमेंट शोज रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 1,75,000 एंड थस इम्पेयरमेंट ऑफ 25,000 इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड। इसके अंदर अब देखते हैं कि अगर इम्पेयरमेंट एसओसीआई में आ जाती है, हमने पिछली क्लास में देखा था एसओएफपी में इसका क्या करते हैं, लेकिन अगर एसओसीआई में आती है तो इसकी क्विक सी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अच्छा, रेवेन्यू क्लब को क्या आ जाएगा, मैं अगर शॉर्ट में करूँ 800 और 420 तकरीबन हो जाएगा 1220 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं एग्रीगेट करूँ कॉस्ट ऑफ सेल को, तो ये 300 और 220 तकरीबन 520 हो जाएगा। अगर इसमें से मैं निकालूं तो मेरे पास तकरीबन इज 7 लाख इज जीपी। देन हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा, अब ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने पूरे लंबे प्रोसेसेस नहीं किए। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अंदर से जो है ये इम्पेयरमेंट ऐड होती है और ओवरऑल हमारे एसओसीआई के अंदर ये लेस होती है। तो फॉर एग्जांपल वो खुद ही उसने बता दिया कि 25,000 की इम्पेयरमेंट है, तो यहाँ पे 173 प्लस 163 इसको कर लेते हैं 25, ये वाला भी, तो 361 इसमें से जाएगा हमारे पास। दिस अमाउंट इज आवर नेट प्रॉफिट। और फिर उसके बाद एसओसीआई के सवालों के अंदर हम इसको तकसीम करते हैं इस प्रॉफिट को इनटू एनसीआई एंड पेरेंट, और उसको प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट होता है जो हमारे सवाल में है अमीर लिमिटेड, जाती है बैलेंसिंग अमाउंट। और एनसीआई की हम कैलकुलेट करते हैं प्योरली जो प्रॉफिट होता है गरीब लिमिटेड यानी कि सब्सिडी का, उसके ऊपर एनसीआई का कितना हिस्सा है, और वो हमारे पास है 37,000 प्रॉफिट सब्सिडी का, और उसके ऊपर एनसीआई का 20% शेयर, तो 7,400, और हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 3,39,000। इसका मतलब ये है कि बैलेंसिंग हमारे पास आ जाएगा दिस 3,31,600। तो इस तरीके से एसओसीआई के सवाल होते हैं, और उसके अंदर जो इम्पेयरमेंट होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ऐड होता है। तो ये एक सी रिवीजन थी इसकी भी। फिर उसके बाद ये ना आप शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, मैं तो ऐसे करता था, छोटे छोटे नोट्स बनाते रहता था, फिर ताकि ना एंट्रीज याद रहे, ट्रीटमेंट्स याद रहे। ओके सर।
अच्छा, फिर ये हमारे पास एक लेंथी सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं, ठीक है, घबराना नहीं इसको देख के। इसमें क्या करना है, हमने एसओएफपी बनाना है और एसओसीआई भी बनाना है। हमारे पास ये सारा एसओएफपी का सामान गिवन है और ये सारा नीचे एसओसीआई का है। और इसके अंदर, क्योंकि पिछले जितने भी हम पिछले क्लासेस के अंदर काम कर रहे थे, उसके अंदर हम इम्पेयरमेंट जो कर रहे थे या गुडविल जो रिकॉर्ड कर रहे थे, वो क्या कहते हैं कि पार्शियल पे कर रहे थे। तो मैंने कहा एक दफा फुल पे भी करा दूं, ठीक है। और इसके अंदर अ, अच्छा, ठीक है। तो इसके अंदर इम्पेयरमेंट भी है, तो फिर इम्पेयरमेंट वाली वो बात भी कंप्लीट हो जाएगी कि जो फुल गुडविल के अंदर, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन में फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी इन्वॉल्व होती है, तो अगर इम्पेयरमेंट आती है तो एनसीआई भी अपना हिस्सा लेगा, वो भी एक्सपेंस बेयर करेगा। तो इसको भी करते हैं। अच्छा, पहले हमारे पास वही पूरे जमाना वर्किंग्स, वर्किंग वन, नेट एसेट्स, ये जो भी एसओएफपी का सवाल होता है उसमें तो ये लाजमी आती हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक आ गई एक्विजिशन डेट, देन वोटिंग डेट। अच्छा, इसमें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट होगा, वो समझना मेरे साथ जरा। अच्छा, इसके अंदर शेयर कैपिटल तो जो हमारा है वो तो सेम ही होगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 500। अच्छा, इसके अंदर अब बात ये है कि इसने इसको एक्वायर किया एक साल पहले, ठीक है, और ये जो हमें गिवन है डाटा ये है एक साल के बाद का। तो हमारे सामने अगर फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग डेट के ऊपर मैं रिटेन अर्निंग निकालूं, वो तो निकल आएगी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर जो इसके अंदर अवेलेबल होगी हमारे पास, और वो हमारे पास है दिस 280। तो जो एक साल पहले वाली हमने निकाली है ना, तो इसका मतलब ये है कि रिटेन अर्निंग ये 280 है, और इसके अंदर कुछ ऐड हुआ है इस साल, ठीक है। वो क्या है, इस साल का प्रॉफिट, दिस 110। अगर मैं इस 280 में से 110 निकालूं तो मेरे पास एक्विजिशन डेट यानी कि एक साल पहले का भी रिटेन अर्निंग आ जाएगा सब्सिडी का। तो 280 माइनस 110, तो मेरे पास 170, ये वो रिटेन अर्निंग है जो साल पहले थी। साल में सब्सिडी ने 110 का प्रॉफिट कमाया और अब उसकी रिटेन अर्निंग 280 हुई पड़ी है। इस तरीके से हमने ये इनडायरेक्टली भी निकाल दिया। इनमें फर्क भी 110 का आएगा, क्योंकि जो वाइड डिफरेंस है दोनों में और कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी नहीं है, वो है 110 का। और इसमें फिर पेरेंट का नाम क्या है, एमएल। एमएल ओन करती है 70% शेयर्स। तो 110 का 70% इज 77। तो इसका मतलब ये है एनसीआई के पास 33 बैलेंसिंग, उसके पास ग्रोथ आई है इस साल। फिर हमारे पास है इंटू गुडविल। अच्छा, इसने वैसे बता दिया है कि एमएल मैयर एनसीआई फेयर वैल्यू, ठीक है, सवाल में आपको बताएगा। और इस तरीके से हम फेयर वैल्यू से निकाल भी सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है कंसिडरेशन, एक ही है, वो हमारे पास गिवन होगी इधर ही, हमारे पास गिवन होनी चाहिए यहाँ पे, ये प्योरली इन्वेस्टमेंट इन एनएल है, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई ऐसी ऐसी बात होती तो वो देख लेते, अगर लॉन्च ऑन इन्वॉल्व होता तो ये हमारे पास 530 हमने अमाउंट दी। अब इसकी कैलकुलेशन में क्योंकि हम फुल गुडविल के तरीके से निकाल रहे हैं, तो फिर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी इन्वॉल्व करके ओवरऑल हम देखते हैं कि इस कंपनी को कितने पैसे मिले, ठीक है। हमने 530 दिए, एनसीआई की फेयर वैल्यू क्या थी उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल इसका 500 शेयर कैपिटल है एनएल का, और इसका मतलब जो फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब ये है कि इसके पास 50 मिलियन शेयर्स पड़े थे, ठीक है, और उसके 30% के ऊपर ओनरशिप है एनसीआई की, ठीक है। तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी शेयर की, ये सवाल में यहाँ पे है कि मार्केट वैल्यू ऑफ एनएल वन शेयर ऑन 1 जुलाई 2021 एक्विजिशन की डेट के ऊपर थी 15। इसका मतलब है कि
₹225 भर के या डॉलर भर के उसने एनसीए में इसको खरीदा था, सब्सिडी को। तो इसका मतलब यह है कि दोनों की अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स मिलाऊं तो दिस विल बी 755। और अब इसमें से ओवरऑल जो जो नेट एसेट्स जो दोनों को मिलने हैं, ठीक है, हम पार्शियल में क्या करते हैं, हम सिर्फ पेरेंट को उठा लेते हैं, ठीक है, पेरेंट की जो यहाँ पे होती है नेट एसेट उसको उठा लेते हैं। अब हम दोनों को उठाएंगे क्योंकि दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अब इसमें से हम लेस करेंगे एक्विजिशन डेट के ऊपर। गुडविल हमेशा एक्विजिशन डेट के ऊपर ही हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए वो जो आज हम पढ़ रहे थे वो प्रोविजनल, वो भी होता है कि अगर आपको एक्विजिशन डेट के ऊपर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते गुडविल लाइक दिस वी आर कैलकुलेटिंग राइट नाउ, तो आप एक प्रोविजन बना लें, एक एस्टिमेट के जरिए उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब आपके पास साल के बाद उसके एक्चुअल फिगर्स आपके सामने आती हैं, एक्चुअल आती हैं, तो फिर आप अंडर ओवर स्टेटमेंट की बेस के ऊपर उसको ट्रू पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाकी हमारे पास अगर मैं देखूं तो दिस नेट एसेट्स थे एक्विजिशन रेट के ऊपर 670, दिस माइनस दिस, तो हमारे पास ये आ गई गुडविल। अब उसने कहा इस साल के आखिर में अभी गुडविल जो है इम्पेयर भी हो चुकी है, ठीक है, कितने 10% से, 85%, तो 8.5 से इम्पेयर होगी। और अब हमारे पास नेट गुडविल बचती है 76.5। अब ये जो 8.5 है ना, अब क्योंकि इसकी कैलकुलेशन के अंदर ये दोनों इन्वॉल्व थे, तो इनका जो इस ये जो लॉस है, ये जो एक्सपेंस है, ये भी दोनों बराबर अपने शेयर होल्डिंग के हिसाब से आपस में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे अलग से निकाल सकूँ, लेकिन आगे अलग निकालना ही है तो फिर आगे इसको देखते हैं। फिर हमारे पास अगला आता है वर्किंग थ्री, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई, ये हमने निकाली फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, और वो हमारे पास है ऊपर 225। फिर इन्वेस्टमेंट से इसमें इंक्रीज आया 33 का, और इम्पेयरमेंट लॉस में इसकी भी शेयरिंग होगी अब 8.5 का इम्पेयरमेंट लॉस, और उसके अंदर इसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, 30% आई गेस, इसने भी ये लेस होगा इसमें से 2.55 से ये भी कंट्रीब्यूट करेगा शेयर, और इस तरीके से ये हमारे पास एनसीआई आ गया। देन वी हैव वर्किंग फोर व्हिच इज इसके नीचे रहते हैं, कंसोलिडेटेड रिजर्व भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसके हमारे पास पेरेंट का या इसमें रिटेन अर्निंग प्योरली अपनी कितनी है, आपकी अपनी कमाई कितनी है साल के आखिर तक, वो है 260, राइट, 260 इन्वेस्टमेंट से। ये जो फर्क आ रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में पता चलता है, तो इसीलिए हम कंसोलिडेशन में वो पॉइंट लिखा हुआ था। है, फिर हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस अब ये ऊपर जा चुकेगा, ये तो चूंकि बड़ा शेयर होल्डर है तो उसके पास ज्यादा अमाउंट आएगी, वो आएगी 5.95। तो ये आ गई हमारे पास प्रोफेसर। अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचता, हमने सिंपली सबसे पहले सी यहाँ से उठा लेंगे 76.5 इन दोनों का सिंपली प्लस 1100। देन हमारे पास एक एसेट बचता है करंट एसेट, वो हमारे पास बनेगा 280 प्लस 410 690, और इस तरीके से ये एसेट वाली साइड कंप्लीट होती है।
अब आ जाओ फिर। तो आपके अपना शेयर कैपिटल कितना है? 800 पेरेंट का, और फिर उसमें ग्रुप रिजर्व को डाल दो। वो हमारे पास है इस 331.05। लीव आपका कितना हिस्सा है भाईजान? 255.45। और लास्ट पे हमारे पास बचता है करंट लायबिलिटीज 250, 230, 480। इन सब के क्लब करने से अमाउंट आती है 186,645। तो ये हमारे पास इम्पेयरमेंट का हिसाब किताब होता है व्हेन इट्स गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन एज फुल गुडविल। तो फेयर वैल्यू के ऊपर जब एनसीआई कैलकुलेट करें तो फुल गुडविल से, और फिर आगे इस तरीके से। यस सर। अच्छा, अब इसकी तो कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सिंपली यही होगा, बाकी सब एक दूसरे में ऐड होंगे। ये जो इम्पेयरमेंट आया ना, ये टोटल एज ए होल ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्सा बनती है। सर अभी पीएनएल का लेक्चर भी नहीं हुआ। पीएनएल का लेक्चर नहीं हुआ? आपने पीएनएल नहीं समझा? नहीं अभी नहीं किया। ओह, मैं लेट हूँ, जल्दी चला गया। खैर, पीएनएल के अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप इन चीजों को क्लब करते हो, ठीक है। वो खैर अब आगे जाके आप जब ऑफिशियली पढ़ोगे तो फिर मैं तभी समझाऊंगा। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल एसओएफपी वाला हिसाब होता है, बल्कि ये तो एसओएफपी से भी आसान होता है। जो हमारे जी टीचर्स होते हैं ना, वो 8 लेक्चर है एसओएफपी पे लगाते हैं और 2 लेक्चर पीएनएल पे लगाते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, वो समझ हो गया। ओके। तो अच्छा, ये अब डिफरेंट किस्म का सवाल है इसमें। अब हम चीजें वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको देख लेंगे। अच्छा, जब हम ना कोई क्या कहते हैं सब्सिडी को हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको परचेज करते हैं, तो हमेशा सीधी सीधी अमाउंट से नहीं करते। उसमें थोड़ी बहुत टेढ़ी वेढ़ी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। कुछ चीजें हम पैसों की शक्ल में दे रहे होते हैं, कुछ अपने ही शेयर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, लॉजिकली यही बनता है कि उसके शेयर्स जो हैं वो सस्ते होंगे मेरे से, तभी मैं अपने दूंगा, ठीक है। और फिर इसके अलावा कुछ डेफर्ड अमाउंट्स होती हैं कि बाद में आके ले लेना, वो आप कई दफा कर चुके हो कि उसको प्रोविजन के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। और कुछ इस तरीके से कंडीशनल होती हैं, वो फेयर वैल्यू पे। खैर, तो एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हामिद लिमिटेड ने 60% शेयर खरीदे राशिद के, ठीक है भाई, आप इसके ओनर बन सकते हो, पेरेंट बन सकते हो, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को। अच्छा, एचएल की टोटल शेयर कैपिटल था 300 मिलियन, कंसिस्टेड ऑफ 30 मिलियन शेयर्स ऑफ, खुद ही उसने बता दिया कि जो अमित था उसका, खैर इसका देखिए कहाँ पे इस्तेमाल आता है। फिर आरएल जो कि सब्सिडी है, उसके 100 मिलियन शेयर्स हैं, 10 शेयर्स इन अमाउंट, सॉरी क्वांटिटी, एंड देन 10 एक फेयर वैल्यू है सबकी। फिर हमारे पास 1 जनवरी 2022 को मार्केट वैल्यू दोनों की है 29 एंड 21, और फिर डिस्काउंट रेट आ गया, ये हमारे प्रोविजंस निकालने में काम आएगा, प्रेजेंट वैल्यू सॉरी। और फिर हमारे पास कुछ कंसिडरेशन है, सबको देखते हैं। पहला वो कह रहा है कि एक शेयर के बदले में एचएल ने 1 शेयर इन एचएल वाज गिवन फॉर एवरी 2 शेयर्स इन आरएल। आरएल के 2 शेयर्स के बदले में एचएल ने अपना 1 शेयर दिया। तो ये कंसिडरेशन आपने पढ़ी बाय द वे? जी सर। शेयर्स। अच्छा, पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ क्वांटिटी में। अगर तो मेरे पास यहाँ पे ये, अगर ये हमें ना भी पता होता ना, तो हम सिंपली इसको फेस वैल्यू से डिवाइड करते तो हमारे पास शेयर्स आ जाते, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वो कह रहा है कि आरएल के, सॉरी, ये आरएल के टोटल शेयर 10 मिलियन थे, तो उसमें 60% हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि 10 मिलियन टोटल शेयर्स में से मैंने 60% एक्वायर किए, तो मतलब यस ब्रो, 60%। इसका मतलब ये है, एक मिनट ना, 10 का आप सिंपल 60% लोगे ना, मैं 6% ले रहा हूँ। तो हमने उसके 10 मिलियन शेयर्स में से 6 मिलियन एक्वायर किए, ठीक है। और उन 6 मिलियन शेयर्स के लिए जो जो 6 मिलियन शेयर्स मैंने लिए, उसके बदले में 2 शेयर्स मैंने लिए और उसके बदले में अपना 1 शेयर दिया।
ठीक है, नीचे आता है सब्सिडी जितने मैं अमाउंट जितने शेयर्स ले रहा हूँ, और मल्टीप्लाई होता है पेरेंट के जितने मैंने शेयर्स उसको अपने दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाती है 3, कि मैंने जी सर। टोटल अपने 3 शेयर्स उसको इशू किए। हाँ, तो अब 3 शेयर्स इशू किए, तो अब इसकी कंसिडरेशन निकालनी पड़ेगी कि मेरे शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या थी। मेरे शेयर्स की मार्केट वैल्यू थी 29। इसका मतलब यह है कि उसको मैंने अपने 3 मिलियन शेयर्स दिए फॉर गेटिंग इन्वेस्टमेंट इन देयर कंपनी, और उस वक्त मेरी मार्केट वैल्यू 29, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 29, तो मैंने 87 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थ्रू इशूइंग शेयर्स। एंड देन दूसरी बात क्या है, ₹4 पर शेयर वाज पेड इमीडिएटली टू प्रीवियस ओनर्स ऑफ आर के पैसे, शेयर्स के जो मैंने बदले में पैसे दिए वो एक शेयर के बदले में ₹4 दिए। ठीक है, तो जो मैंने 6 मिलियन, इसको ऐसे कहते हैं इनिशिएटली पेमेंट, मैंने 6 मिलियन शेयर्स लिए और हर शेयर के बदले में उसको ₹4 दिए, तो तकरीबन इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 24 मिलियन मैंने ऐसे दे दिया। देन फिर हमारे पास है फर्दर 3 पर शेयर शैल बी पेड 3 years लेटर। ठीक है, 3 साल बाद मैंने उसको कहा है कि मुझसे 3 पर शेयर के हिसाब से आके पेमेंट ले लेना। ठीक है, फर्दर मोर, अच्छा ये और बात है, तो इसका मतलब ये है, इसको नाम दे देते हैं डेफर्ड शेयर पेमेंट, और ये अनकंडीशनल है। अगर कंडीशन अटैच होती है डेफर्ड पेमेंट के साथ, तो फिर उसको फेयर वैल्यू। अच्छा, अब उसको मैंने 6 मिलियन शेयर लेने हैं, उसकी 3 की पेमेंट करनी है फ्यूचर में। तो इसको अब ये अमाउंट जो आएगी, जो आती है फॉर एग्जाम्पल 12 मिलियन। ठीक है, अच्छा, अब इसको लाना है मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे 18। इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना, मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है, तो ओके इसका सर। डिस्काउंट रेट है मेरे पास 10%। 13.52। ओके, 13 पॉइंट। ठीक है, फिर हमारे पास चौथी बात क्या हो रही थी, कि फर्दर 2 पर शेयर शैल बी पेड 2 year लेटर प्रोवाइडेड द प्रॉफिट ऑफ आरएल एक्सीड सर्टेन बेंचमार्क। अब इसके साथ कंडीशन अटैच है कि आपने अगर सर्टेन बेंचमार्क आपने प्रॉफिट्स के पूरे किए, तो तभी मैं आपको 2 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट करूंगा। द फेयर वैल्यू ऑफ कंडीशनल पेमेंट हैज बीन एस्टिमेटेड ऑफ ₹5.48। तो जो भी कंडीशनल पेमेंट्स होती हैं, जो किसी ना किसी कंडीशन के साथ अटैच होती हैं, उनको रिकॉर्ड ही फेयर वैल्यू के ऊपर करते हैं। तो फोर कंडीशनल, नहीं पास लिख देते हैं बस। But this one is कंडीशनल, तो ये फेयर वैल्यू के ऊपर आ जाएंगे। फेयर वैल्यू है 5.48। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लीगल एडवाइजर वाज पेड ₹0.5 million एंड अ कंसल्टेंसी फी ऑफ ₹1.5 million वाज पेड ऑन फाइनेंशियल कंसल्टेंट। अच्छा, ये जो खर्चे होते हैं ना, इसको कभी भी हम जो है इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनाते, क्योंकि ये मैं डायरेक्टली सब्सिडी को पैसे नहीं दे रहा। ये मैंने किसी लीगल एडवाइजर को दिए हैं, और दूसरा मैंने किसी कंसल्टेंट फी के नाम पे पैसे दिए लीगल एडवाइजर को। तो ये जो कभी भी इसका पार्ट नहीं बनता कंसल्टेंट को जो मैंने पेमेंट किया। तो ये जो अब तक की नेट अमाउंट आई और कोई अमाउंट नहीं है, तकरीबन 130 मिलियन की जो अमाउंट है, ये हमारे पास कंसिडरेशन की पेमेंट आएगी। और ये कहाँ पे आती है, वो गुडविल की कैलकुलेशन में। ठीक है सर। ठीक है, तो
ये हो गया। अच्छा बाकी इनका क्या होगा, ये दोनों एक्सपेंस आउट होंगे और इसके ऊपर जो हर साल इंटरेस्ट लगता है वो तो आपको पता है एक्सपेंस आउट होता है, जो जी। प्रोविजन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो बाकी अच्छा ये concept है। अच्छा ये दो होमवर्क हैं ठीक है। अब भाई आपने वो नहीं किया क्या कहते हैं एसोसिएट, तो इसको छोड़ देना ठीक है। बाकी अब ये जो है ना, ये अब जिस तरीके से हमने फुल गुडविल के हिसाब से निकाली है ना क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट, तो अब ये जो होगी पार्शियल के हिसाब से होगी, तो इसको कर लेना, इसका बस यार ये वाला एसओएफई वाला पार्ट कर लेना, ये मैं भेज देता हूँ अभी के अभी। ओके सर। और दूसरा ये भी है कंसिडरेशन रिलेटेड ठीक है, इसके अंदर भी डिफरेंट कंसिडरेशन की पेमेंट है, इमीडिएटली क्या है जो सब कुछ, तो ये भी देख लें। और अब ये है कि ना हमारा कंसोलिडेशन थोड़ा सा हल्की आंच में पकता रहेगा ठीक है, और इसको ऐसा ऐसा लेके चलते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सवाल डेली करते जाएंगे, तीन चार, और ये हर लिहाज से इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। अच्छा मैं जरा अब आप यहीं भी हो तो मैं बता दूं आपकी टेस्ट की रिपोर्ट भी। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत अच्छा हुआ ठीक है, इसके अंदर तो कोई गलती भी नहीं थी, इसमें तो पूरे पूरे नंबर बनते हैं। मैं अब यहाँ पे हिसाब लगा देता हूँ। तो इसके मैंने कितने नंबर दिए थे, 5 नंबर, उसमें तो पूरे पूरे 5 आते हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने जब चेक किया तो इसमें ना सिर्फ एक मसला वो पड़ा था, वो ये था कि आपने जब इसको सेल करना है ना, इस एंट्री में बस इसका मसला हुआ पड़ा। इधर आपने कॉस्ट नहीं, आपने बुक वैल्यू ली, तो ओल्ड मशीन की जो कॉस्ट थी ना वो थी हमारे पास 1,20,000, वो इससे क्रेडिट होगी, तभी ये एंट्री भी बैलेंस होगी। तो बाकी आपका ठीक था, तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर पर, तो इसमें आपको इजीली 2.5 मिल जाएंगे, चलो लेकिन अभी की बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एग्जैक्ट थी, सबसे मुश्किल यही था और माशाल्लाह इसी में सबसे अच्छे नंबर आए, दैट वाज रियली इम्प्रेसिव। बड़ा सवाल था ये काफी, तो इसमें 8 नंबर पूरे। अच्छा ये तो 8 के दे रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन ये वाला। फिर हमारे पास था 4, अच्छा 4 का ना मैं वैसे बता देता हूँ, तो उसमें क्या था, वो ना 5 कंडीशन है, वो 6 कंडीशन है, हाँ 6 कंडीशन है। वो ना आप याद रख लो पायरेट के नाम से ठीक है, वो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से जब हमारे पास क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो फिर हम इसको कैपिटलाइज करते हैं इंटरनल जनरेटेड एसेट को, तो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकल भी एरिया डाल दिया था, मैंने कहा सारे ही मैथमेटिकल ना हो। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तो थोड़ा सा आसान था, इसमें रिवर्सल की एंट्री थी कि हमने जो क्या कहते हैं इसको, मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ ताकि क्लास में भी ना हो ज्यादा। हमने पहले एक दफा इम्पेयरमेंट की थी ठीक है, और वो जो है वो 50,000 से हुई थी ठीक है इस सवाल में, तो मैक्सिमम रिवर्सल भी 50,000 से ही होना था। हालांकि अब जो रिवर्सल होगी इंक्रीज जो है अब वो 70,000 से आएगा वापस, लेकिन क्योंकि हमने अब तक इम्पेयरमेंट ही 50,000 से रिकॉर्ड की थी, तो कभी भी इम्पेयरमेंट जो है वो अपनी मैक्सिमम अमाउंट से ऊपर नहीं हो सकता, तो 50,000 से ऊपर नहीं हो सकता था। तो छोटा सा सवाल था, और इसके मतलब 50,000 के अपने वर्ड्स कर देते हैं, तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के नाम से एक एंट्री इनकम के तौर पे, गेन के तौर पे जाती है पीनल के अंदर, और आप अपने एसेट को वापस जो है वो डेबिट कर लेते हैं 50,000 से। सर ये तो समझ आ रहा था कि 50,000 से ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन मसला वहां आ रहा था कि मतलब सर हम्म ने जो क्वेश्चंस करवाए हैं पूरा टेबल बना के करवाए हुए थे, हम्म। तो मुझसे वो टेबल नहीं था बन रहा। हाँ तो थोड़ा सा लाइक कॉन्सेप्चुअल भी सोचो ना, जाहिर सी बात है शॉर्ट शॉर्ट चीजें आपको ऐसे एग्जाम में दे दे और बस आपसे एक एंट्री मांग ले, तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल कॉस्ट ये थी, तो इसकी आप इसमें से डेप्रिसिएशन निकालो, 30,000 बुक वैल्यू थी, अब जो बुक वैल्यू से रिकवरेबल अमाउंट ने सीधी बता दिए कि वो 50,000 कम है, तो इसका मतलब ये कि इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हुई लास्ट ईयर ठीक है। अब इस साल जो अब फॉर एग्जाम्पल 250 पे चला गया है और इस साल दोबारा उसकी रिकवरेबल अमाउंट 320 हो गया है, 70 का गैप आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम इसको मैं 50 तक रिवर्स कर सकता हूँ ठीक है, तो उसी ठीक से सवाल था। है सर। तो ये चलो इसमें से मार्क्स जाते हैं। बाकी ये है कि और अच्छे सवाल हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बहुत अच्छा हुआ है, इसमें भी आपके पूरे पूरे नंबर बनते हैं, 7 के 7 नंबर। ये आपने तो मुश्किल मुश्किल सवाल वैसे कर लिए थे, काफी इंप्रेसिव था, मैं तो मतलब जान लगाई कि हर चीज मुश्किल चीज दिला दूं, दैट वाज रियली इंप्रेसिव।
और फिर आफ्टर में हमारे पास है क्वेश्चन मुझे रिटेन सरप्लस और रिटेन अर्निंग की जो एंट्री है 2024 वाली, इसमें हाँ हाँ बहुत कंफ्यूजन थी। तो अच्छा हाँ 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 सही सही, ये मैंने नहीं पिक किया। हाँ ये देखो ना, ये जो फॉर एग्जांपल हमने कोई इवैल्यूएशन की होती है, ठीक है, और हमारे पास एक अमाउंट आती है, फिर उसको जब दोबारा डेप्रिशिएट करते हैं ना, तो ये जो अमाउंट्स होती है ना, इनसी एंट्री पास होती है। जी सर, तो हाँ उन्होंने 2024 की पूछी थी ना, तो तो उस 2024 पे की। हम्म 178571, ये ठीक है फिर इसका? नहीं, ये तो बुक वैल्यू है ना, तो ये बनती है ये वाली 35714.3। मैं देख लेता हूँ शुरू में। ये वाली है। ओके ये ठीक है। 250 को जब डिवाइड बाय 7 करोगे ना, तो आपके पास ये आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से, बाकी गुड। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा इसमें थोड़ा सा हुआ है, वो भी क्वेश्चन नंबर आपने बाकी में ख्याल से बाकी सब सही किया है। ये जो था ना एक पॉइंट, क्वेश्चन नंबर, उसका एक पॉइंट 4 था, उसमें ये एक्सप्लेन करना था। हाँ ये आपने वैसे ना, मजे की बात है, आपने चीजें सही पिकअप की थी। मैंने अब तक सही उलझाया था कि कहीं पे मैंने इंडेफिनेट लाइफ डाल दी थी, कहीं पे मैंने डेवलपमेंट कॉस्ट की करी थी खैर, लेकिन कई चीजें मैंने उलझाया था, लेकिन आपने पिकअप कर लिया था। बस एक्सप्लेन करना था कि मैं पेटेंट को क्यों अमोर्टाइज कर रही हूँ, और इसके अलावा रॉयल्टी एक्सपेंस का ये सब कुछ बस वो बताना था, ताकि ना समझ आए कि जो चीजें कर रहे हैं उसको समझ भी है। तो बाकी सही था ये सवाल तो भी। वो एक्सेल पे थ्योरी लिखी नहीं जाती, इस वजह से थ्योरी नहीं लिखी। अच्छा चलो, इसमें 4 ले गए। बाकी ये इसमें थोड़ा सा मसला हुआ है 8 में। हाँ 8 में ना वो भी बस ये मसला हुआ है कि देखो, इसको भी आपने एक्सपेंस आउट करना 2025 के अंदर। इसको आपने अभी कैपिटलाइज नहीं करना था, क्योंकि कंडीशंस पूरी नहीं हुई थी। चल गया। देखो ना, बाय द एंड ऑफ 25, मतलब 2025 गुजरने के बाद इसकी कंडीशन मीट हुई। इसका मतलब यह है कि 2025 में कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो ये आपने एक्सपेंस आउट करना था। अब उसकी वजह से वो गलती बढ़ती गई, और आप जब इसको आपने यहाँ पे भी इसको इसमें एक्सपेंस आउट नहीं किया, फिनल के अंदर नहीं आया, और यहाँ पे भी जो अमाउंट आई है उसके अंदर दोनों क्लब हुए पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा मसला है, वरना बस इसी एंट्री का मसला है। ये बात समझ आई है? जी सर ठीक हाँ है। बस अंडरस्टैंडिंग का इशू था ये। बाकी ये सवाल भी और ठीक हुआ बिल्कुल। और इसमें और कुछ था? इसमें और कुछ नहीं था। इसमें कितना नंबर पड़ेगा? नंबर तो इसमें, अच्छा, इसकी भी थ्योरी नहीं लिखी। हाँ ठीक है। बाकी ठीक है, हाँ समझ गया, एक्सेल के अंदर थ्योरी लिखना मुश्किल है। चलो कोई नहीं, वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी नाइस। कई चीजें आपने अच्छे तरीके से इसको टैकल किया, और वेरी गुड। बाकी जो आपको गलतियां हैं वो तो ऑब्वियसली गलतियां हैं, वो समझ आने में गलतियां, कोई इसमें वो भी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट की कमी थी। तो दैट्स गुड। ऐसे ही अब इसका भी ले लेंगे टेस्ट, कंसोलिडेशन का भी, और उसके बाद ये भी कुछ चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। ठीक है सर। चलें ठीक है, आराम करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।